हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवेदा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस का सेकेंड लेक्चर। आप लोगों ने पहले लेक्चर में देखा होगा कि सेल किसे कहते हैं, सेल का डिस्कवरी कब हुआ था, उसका टाइप्स क्या होता है नंबर के बेसिस पे और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बेसिस पे। देन फिर हम लोगों ने कुछ उसके कंपोनेंट्स भी देखे थे। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो फुल्ली बेस्ड होने वाला है, उसके सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि किसको किसको देखेंगे, साइटोप्लाज्म को देखेंगे, न्यूक्लियस को देखेंगे, तो पूरे डिटेल में पढ़ेंगे इन सभी को। ठीक है, तो आइए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल के बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सेल के बेसिक पार्ट्स होते हैं दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, मेनली 3 पार्ट लेकर के ही सेल चलता है बेसिकली अगर हम लोग देखें तो। और इसका पहला पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो सेल का एक प्रोटेक्टिव आउटर बाउंड्री होता है जिसके थ्रू सेल क्या होता है, घिरा हुआ होता है। सेकेंड पार्ट क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कि क्या, जिसके अंदर सेल का जो भी कंपोनेंट्स है वो प्रेजेंट रहता है। साइटोप्लाज्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब थर्ड होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए, जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी जो गुण होता है वो माता पिता से कहाँ जाता है, बच्चों तक जाता है। यानी कि जेनेटिक हेरिडेटरी जो होता है एक फेनोमेना, वो होता है इस जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही। वो मटेरियल कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो इससे तो आपको पता लग ही रहा होगा कि न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो कहाँ लोकेटेड होता है, तो सेंटर में लोकेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों का बेसिक 3 पार्ट्स जो है सेल का वो क्लियर हो गया होगा। पहला पार्ट क्या होता है, सबसे फर्स्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि कहाँ पाया जाता है, सेल के आउटर लेयर में पाया जाता है। सेकंड क्या होता है, तो सेकंड होता है साइटोप्लाज्म, जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे सेल कंपोनेंट्स जो है, सेल ऑर्गेनल्स जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं। अब उसके बाद होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे सारे कंपोनेंट्स को। तो यहाँ पर पहला कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसका हम लोग लोकेशन देख रहे हैं। लोकेशन मतलब कि क्या, कि वो सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है। तो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल लाइज जस्ट इनसाइड द सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसा कि हम लोग पहले भी देखे कि ये सेल के बाहरी लेयर में होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग पे होता है। ठीक, एनिमल सेल्स के। प्लांट सेल्स में ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्लांट सेल्स में एक लेयर होता है जो कि हम लोग सेल वॉल कहते हैं, उसके ये नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन से ही काम चल जाता है। लेकिन जो प्लांट सेल्स होता है वहाँ पर सेल वॉल पाया जाता है और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल्स में यानी कि ह्यूमन बॉडी हुआ और भी कितने सारे होते हैं, उन सभी में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होता, यानी कि सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर कैसा होता है इस सेल मेम्ब्रेन का, तो ये पोरस होता है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा किस तरीके से पोरस लाइक स्ट्रक्चर है। तो पोरस होता है, थिन होता है यानी कि पतला होता है, और हाईली फ्लेक्सिबल लिपिड बाइलेयर होता है। और हाईली फ्लेक्सिबल इसमें लिपिड के बाइलेयर प्रेजेंट होते हैं। लिपिड बाइलेयर इसमें प्रेजेंट होता है जो कि हाईली फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, फंक्शंस इसका क्या होता है, तो कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स मेकिंग इट सेलेक्टिवली परमिएबल। ये क्या करता है, तो जो एंट्री और एग्जिट होता है ना मटेरियल्स का, सेल के अंदर कौन सा मटेरियल एंटर करेगा, कौन सा मटेरियल एग्जिट करेगा, उसको ये कंट्रोल करके रखता है। और उसके कंट्रोल करने के फेनोमेना के वजह से ही हम इसे क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। क्योंकि ये सबको अंदर जाने के लिए नहीं देता है, ये कुछ को ही अंदर जाने के लिए देता है और कुछ को ही
ही बाहर जाने के लिए देता है। इस वजह से ये क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन का एकदम सिंपल फंक्शन है कि ये गेट पे खड़ा हो रखा होता है और ये सिर्फ उसको अंदर आने के लिए देता है जिसका की जरूरत है। सेल में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी अदर चीज, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं आ सकते हैं। सिर्फ उतने ही चीज अंदर आएंगे जिसका की जरूरत होगा सेल में, और उतने ही चीज बाहर जाएंगे जिसका जरूरत होगा। तो इसीलिए एंट्री और एग्जिट को जो ये क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। दैट्स वाई इसके हम लोग को क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं इसे। एक फन फैक्ट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो फन फैक्ट क्या होता है कि इट एक्ट्स लाइक सिक्योरिटी गार्ड। जैसे कि हम लोग देखें कि ये गेट पे खड़ा रहता है, तो गेट पे कौन और खड़ा रहता है, सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रहते हैं। तो ये भी सिक्योरिटी गार्ड की तरह ये वर्क करता है। ठीक है, और ये कुछ ही को अंदर आने के लिए देता है टू पास थ्रू। ठीक है, जो कि उस सेल के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो ये फन फैक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो अब आइए हम लोग सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक बार कंक्लूड कर देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इजी हो याद करने में। सबसे पहला, लोकेशन, ये आउटर मोस्ट कवरिंग पे प्रेजेंट होता है। और प्लांट सेल में कहाँ होता है, तो सेल वॉल के नीचे होता है। ठीक है, देन सेकेंड इसका क्या हम लोग देखें, स्ट्रक्चर क्या होता है, पोरस होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, थिन होता है, और फ्लेक्सिबल लिपिड बाइलेयर इसमें प्रेजेंट होता है। और थर्ड, इसका फंक्शन, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किस चीज को, तो एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल इन दी सेल। सेल के अंदर कौन कौन सा मटेरियल जाएगा और कौन कौन सा मटेरियल नहीं जाएगा, उसके एंट्री और एग्जिट को ये कंट्रोल करके रखता है। इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। हो गया क्लियर, डन सेल मेम्ब्रेन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म का भी लोकेशन देखते हैं। तो फिल्स द इंटायर स्पेस बिटवीन द सेल्स मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। अब ये क्या करता है साइटोप्लाज्म, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो जगह होता है उसको ये फिल करता है। क्लियर है, क्योंकि दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है ना, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन उसका आउटर कवरिंग हुआ तो उसके भी अंदर हुआ, और उस न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है तो उसके पीछे हुआ। तो इस दोनों के बीच की जगह को जो भर रहा होता है, इसका लोकेशन, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या होता है, ये थिक होता है, क्लियर होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और कंपोज होता है ये मोस्टली वाटर से, सॉल्ट से और प्रोटीन से। क्लियर, स्ट्रक्चर इसका हम लोग क्या देखे कि जैसे कि सेल मेम्ब्रेन पतला था, थिन था, लेकिन जो साइटोप्लाज्म रहता है ना वो थिक होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लियर होता है। ठीक, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये किसके कंपोजिशन से बना हुआ होता है, तो वाटर, साल्ट और प्रोटीन। इसमें क्या क्या आता है, वाटर आता है, साल्ट आता है और प्रोटीन्स आता है। ये सारा इसका स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका फंक्शंस देखते हैं। तो ये क्या करता है, सारे ऑर्गेनल्स को होल्ड करके रखता है इन प्लेस एंड प्रोवाइड्स मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस। ये सारे ऑर्गेनल्स को अपने अंदर होल्ड करके रखता है, और वहाँ पर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, उसके अंदर जो भी हो रहा होता है, जो फेनोमेना परफॉर्म हो रहा होता है, उसको ये होने के लिए देता है। क्लियर, इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो थिक होता है, जेली लाइक होता है, क्लियर होता है, और ये कंपोज्ड होता है किससे किससे, वाटर से, साल्ट से और प्रोटीन से। क्लियर, इसका फंक्शन होता है कि ये सारे ऑर्गेनल्स को होल्ड करके रखता है और प्रोवाइड करता है वहाँ पर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उसको। अब इसके साथ भी एक फन फैक्ट जुड़ा हुआ है। तो क्या फन फैक्ट जुड़ा हुआ है इसके साथ, कि द साइटोप्लाज्म कॉन्स्टेंटली मूविंग इनसाइड द सेल इज इन अ प्रोसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है सेल के अंदर। ठीक है, कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। क्लियर, यही इसके साथ फन फैक्ट जुड़ा हुआ था। तो एक बार पूरे साइटोप्लाज्म को हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। तो पहला इसका क्या हम लोग देखे, लोकेशन देखे। लोकेशन में हम लोग क्या देखे कि ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर, फिर हम लोग स्ट्रक्चर देखे कि ये थिक होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और क्लियर होता है, और किसके किसके कंपोजिशन से बना हुआ होता है, तो वाटर, साल्ट और प्रोटीन्स। क्लियर, अब हम लोग थर्ड पार्ट में क्या देखे कि फंक्शंस देखे, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये सारे ऑर्गेनल्स को होल्ड करके रखता है और ये प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन जो भी वहाँ पे हो रहे होते हैं उसको।
फन फैक्ट क्या था कि जो साइटोप्लाज्म जो मूव कर रहा होता है ना इसके अंदर, तो उसके प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों का साइटोप्लाज्म क्लियर हो जाना चाहिए। तो कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। हाँ, और एक बात, ये डायग्राम रहा साइटोप्लाज्म का, इसका जो क्लियर डायग्राम है या फिर जो आगे हम लोगों ने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, उस दोनों का डायग्राम जो है आप एनसीईआरटी से ही याद करिएगा। इसलिए मैंने काफ़ी अच्छा डायग्राम दिया नहीं है इसमें, क्योंकि डायग्राम जो है वो हमेशा एनसीईआरटी से ही क्लियर करना चाहिए, क्योंकि वो परफेक्ट डायग्राम होता है। तो आप लोग क्लियर करिए। और अगर आप लोग को ऐसा एक लेक्चर चाहिए होगा कि जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ सारे डायग्राम्स बताऊं, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं थर्ड पार्ट, जो कि है न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस का क्या देखेंगे, लोकेशन देखेंगे। ये कहाँ लोकेटेड होता है, तो लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस हमारे सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। क्लियर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये एक स्फेरिकल बॉडी होता है जो कि इनक्लोज रहता है एक पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये एक स्फेरिकल बॉडी है जो कि इनक्लोज रहता है पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। हम लोग ऐसे देखे भी हैं कि न्यूक्लियस किससे सराउंडेड रहता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड रहता है, जिसके अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियोलस रहता है और क्रोमोसोम्स रहता है। ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है इसका, कि ये ब्रेन की तरह एक्ट करता है और कंट्रोल सेंटर ऑफ द ऑल सेल एक्टिविटी, यानी सेल के अंदर जो भी सेल एक्टिविटी होते हैं उसका ये क्या रहता है, तो कंट्रोल सेंटर रहता है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग ये देखें कि न्यूक्लियस का जो लोकेशन था वो कहाँ था, तो सेल के सेंटर में प्रेजेंट रहता है ये। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो स्फेरिकल रहता है और ये इनक्लोज रहता है किससे, तो पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। क्लियर। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये ब्रेन होता है किसका, सेल का। और ये कंट्रोल सेंटर भी होता है सेल का, क्योंकि ये सेल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये हो गया न्यूक्लियस का सारा चीज। अब इसके साथ भी एक फन फैक्ट जुड़ा हुआ है, क्या है, तो इट कंटेन्स जीन्स और क्रोमोसोम्स विच ट्रांसफर हेरिडेटरी ट्रेट्स लाइक आई कलर फ्रॉम पेरेंट्स टू यू। जैसा कि मैंने आगे भी आप लोग को डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, जीन्स रहता है, क्रोमोसोम रहता है, जो कि क्या करता है, हेरिडेटरी फेनोमेना को परफॉर्म करता है। यानी कि जैसे आई कलर को पेरेंट्स से आपके तक भेज रहा होता है, यही इसके साथ फन फैक्ट जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए भी न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। तो न्यूक्लियस का सारा चीज आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। इतने में हो गया है ना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है, एटीपी बनाता है हमारे बॉडी के लिए। अब ये सब क्या होता है डिटेल में वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर इसको बेसिक आइडिया लेते हैं। लोकेशन क्या होता है कि स्कैटर्ड फ्रीली थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे होता है, तो ये फ्रीली स्कैटर्ड रहता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। स्ट्रक्चर इसका रहता है ओवल और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर विद हाईली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टिया। ठीक है, ये ओवल रहता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है और हाईली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ओवल रॉड शेप। आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि कैसा है, ओवल है और रोड शेप्ड है। ठीक है, और हाईली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन, मतलब अंदर में जो इसका मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फोल्डेड होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। हो गया। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन टू जनरेट एनर्जी फॉर द सेल। जैसा कि मैंने कहा कि ये क्या करता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है, जिससे कि ये क्या जनरेट करता है, तो एनर्जी जनरेट करता है सेल के लिए, यानी कि एटीपी जनरेट करता है सेल के लिए। क्या करके, तो सेलुलर रेस्पिरेशन कर करके। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फन फैक्ट क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को, कि नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इवन हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट डीएनए। पावर हाउस ऑफ द सेल तो कहते ही हैं, साथ ही साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का भी डीएनए होता है। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया को एक बार सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का लोकेशन क्या रहता है, तो स्कैटर्ड फ्रीली थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म, ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है। हम लोग यहाँ पे क्या देखे कि स्ट्रक्चर देखे, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, तो ओवल शेप्ड होता है और इसका जो अंदर वाला इनर फोल्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोल्डेड होता है, जिसको कि हम लोग क्रिस्टिया भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पार्ट क्या देख रहे हैं, इसका फंक्शन देखे। फंक्शंस में क्या देखे कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो सेलुलर रिस्पिरेशन परफॉर्म करता है। परफॉर्म करके ये क्या करता है, जनरेट करता है एनर्जी, किसके लिए, सेल के लिए, ताकि सेल हमारा क्या कर सके, जो भी एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म कर सके। ये करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम इसके साथ एक फन फैक्ट भी जुड़ा हुआ है जो कि पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था। फन फैक्ट क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी को जनरेट करता है इस वजह से। और दूसरा ये है क्योंकि इसके पास खुद का भी डीएनए होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरे के डीएनए का जरूरत नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, ये भी इसके साथ एक फन फैक्ट जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब है राइबोसोम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सेल के लिए। लोकेशन, फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी जैसा माइटोकॉन्ड्रिया था वैसे ये भी फ्रीली ही मूव कर रहा होता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म होता ही है ऑर्गेनल्स के लिए, तो फ्रीली ही सब मूव करता है। लेकिन ये अटैच होता है किससे, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। राइबोसोम किससे अटैच होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। याद रखने वाली पॉइंट है ये। स्ट्रक्चर क्या है कि एक्सट्रीमली टीनी, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। डॉट लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये डॉट लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, किसका बना हुआ होता है, तो आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। आप यहाँ देख पाएंगे किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, तो दी प्राइमरी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन, यानी कि राइबोसोम ही होता है जो कि प्राइमरी साइट होता है जहाँ पर कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है सेल में। अगर कोई पूछे कि प्रोटीन कहाँ बनता है सेल में, तो क्या कहेंगे आप लोग कि राइबोसोम में बनता है। अगर कोई पूछे कि एनर्जी कहाँ बनता है, तो क्या कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। क्लियर है। यहाँ पर अब इसके साथ भी एक फन फैक्ट जुड़ा हुआ है कि दे आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल एंड आर यूनिवर्सली फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब जो ये ऑर्गेन्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट ऑर्गेन्स होते हैं और ये यूनिवर्सली दोनों ही सेल्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। यही इसका फन फैक्ट था। तो एक बार हम लोग पूरे राइबोसोम को कंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि उसका लोकेशन देखा। ये फ्रीली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में और किसके साथ ये अटैच्ड होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच्ड होता है। क्लियर, लोकेशन क्लियर। लोकेशन के बाद हम लोग क्या देखे कि उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली टाइनी होता है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये किसका बना हुआ होता है, तो आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये प्राइमरी साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी कि सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसका प्राइमरी साइट कौन होता है, राइबोसोम ही होता है। इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है। यहाँ आप लोग इसका डायग्राम क्लियर कर लीजिए, बाकी डायग्राम आप लोग एनसीईआरटी में क्लियर कर लीजिएगा। इसके साथ जो फन फैक्ट जुड़ा हुआ होता है वो ये होता है कि ये एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेन होता है, ऑर्गेनल्स होता है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है वैक्यूल। वैक्यूल का जो लोकेशन होता है वो विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ एंड प्लांट एंड एनिमल सेल। वैक्यूल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, क्या होता है, ये फ्लूइड फील्ड होता है, सैक लाइक होता है, एम्प्टी लुकिंग स्ट्रक्चर इसका होता है। ये सब इसका स्ट्रक्चर है। फंक्शन क्या करता है, स्टोर फूड, वाटर, वेस्ट मटेरियल, सेलुलर सिक्रीशंस। ठीक है, अब इसका फन फैक्ट क्या है, तो प्लांट सेल यूजुअली हैव एन मैसिव सेंट्रल वैक्यूल व्हाइल एनिमल सेल हैव मच स्मॉलर वंस। ठीक है, इसके साथ क्या फन फैक्ट जुड़ा हुआ था कि जो प्लांट था ना, यानी कि प्लांट का जो सेल था उसके पास मैसिव लार्ज यानी बहुत ही बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के पास क्या होता है, बहुत बहुत ही ज़्यादा छोटा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो वैक्यूल्स
उतना इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स है नहीं ये सब, फिर भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। दोबारा मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि जो इसका लोकेशन होता है ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, दोनों के, ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल्स में भी होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो फ्लूइड फील्ड होता है। इसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, सैक लाइक होता है, यानी कि जो बैग के तरीके से होता है, और इम्पटी लुकिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि खाली खाली दिखने जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये क्या क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन ही है, ये स्टोर करता है फूड को, वाटर को, वेस्ट मटेरियल को, दोनों ही सेल में, दोनों ही सेल का जो फूड होता है, वाटर होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, सेलुलर सिक्रीशंस होता है, ये सारे वो क्या करता है, तो स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब इसके साथ जो फन फैक्ट जुड़ा हुआ था वो क्या था, तो ये था कि प्लांट वाले में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है और एनिमल वाले में मैनी मच स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्लियर है वैक्यूल? अब आगे बढ़ते हैं। अब है आपका क्लोरोप्लास्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। इसका लोकेशन हम लोग देख रहे थे, तो फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल एंड सम एल्गी। इसमें क्या हम लोग देखें कि ये एक्सक्लूसिवली कहाँ प्रेजेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल और कुछ एल्गी में प्रेजेंट होता है। यहाँ तो पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल ओनली, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लोकेशन में क्या दिया हुआ है कि एक्सक्लूसिवली साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट होता ही है प्लांट सेल का, लेकिन कुछ कुछ एल्गीज में भी होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है ओवल शेप्ड ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ये ओवल शेप्ड होता है जैसे दिखाया गया है स्ट्रक्चर में, इसके अंदर ग्रीन प्लास्टिड होते हैं, दी ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसके अंदर क्या होता है, तो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जो कि जैसे कि हमारा आप लोग देखे होंगे प्लांट का जो लीव्स होता है ये सब किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। वो किसकी वजह से होता है, तो वो इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, उसके वजह से इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रैप सोलर एनर्जी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड सिंथेसाइज फूड, क्योंकि जो प्लांट होता है वो खुद से अपना खाना बनाता है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सोलर एनर्जी को, यानी कि धूप के जो एनर्जी होता है उसको ये क्या करता है, अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, ट्रैप कर करके फोटोसिंथेसिस का जो एक प्रोसेस होता है उसको परफॉर्म करता है और फूड को बनाता है, फूड का सिंथेसाइज करता है। क्लियर हो गया? अब इसके साथ भी एक फन फैक्ट जुड़ा हुआ है, दे आर द रीजन लीव्स आर ग्रीन एंड द प्राइमरी रीजन प्लांट कंसीडर प्रोड्यूसर्स। अब यही वो एक रीजन है जिसके वजह से जो लीव्स होता है वो ग्रीन होता है और प्लांट जो है वो सेल्फ प्रोड्यूसर्स कहलाता है। क्लियर हुआ? जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बोला। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोकेशन इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये एक्सक्लूसिवली क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स और कुछ एल्गी में भी पाया जाता है। फिर इसका स्ट्रक्चर हम लोग क्या देखें कि ओवल शेप्ड ग्रीन प्लास्टिड्स, ओवल शेप्ड ग्रीन प्लास्टिड्स होता है जो कि कंटेन करता है क्या, तो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट का जो लीफ होता है वो ग्रीन होता है। ओके, अब फंक्शन हम लोग क्या देखें, तो फंक्शन में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, ट्रैप करके क्या करता है, एक प्रोसेस को परफॉर्म करता है जो कि होता है फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म करके क्या करता है, ये फूड का प्रोडक्शन करता है प्लांट के लिए। अब यहाँ पे हम लोग फन फैक्ट ये जाने कि ये जो मतलब प्लांट का जो लीफ होता है ना उसका ग्रीन होने का रीजन यही होता है, क्लोरोप्लास्ट ही होता है, और सेल्फ प्रोड्यूसर कहलाने का भी क्या होता है रीजन, क्लोरोप्लास्ट ही होता है। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अब कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर ये चीज बताइएगा कि आपको हमारा पहला लॉन्ग वीडियो कैसा लगा सेल का। हम लोगों ने दोनों ही पार्ट प्रोवाइड किया है, तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, बायोवेदा के साथ बने रहने के लिए। और आगे आप लोग बताइए कि मैं कौन सा चैप्टर डिस्कस करूं, वैसे मैंने सोच रखा है, बट आप लोग बताइए, आप लोगों को अगर चॉइस ऑफ इंटरेस्ट होगा तो थैंक यू सो मच बायोवेदा के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।